तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना आयुष राज। मैं आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल स्मैशिंग रियलिटी पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको G20 के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जो हमारे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को पूरा देखना, वरना जानकारी अधूरी रह जाएगी। बिकॉज नॉलेज इज अ पावर। नमस्कार दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। यानी दुनिया के टॉप 20 देशों में सभी शिखर सम्मेलनों और मंचों की मेजबानी भारत करेगा। मुख्य सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होंगे। लेकिन एक सवाल जो आपको परेशान कर रहा होगा वो है, G20 क्या है? यह समूह क्यों अस्तित्व में है? इसे बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? ये देश हर साल अलग अलग जगहों पर क्यों मिलते हैं? आइए इस वीडियो में इसे समझते हैं। भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। इस G20 सत्र की मेज़बानी करना भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। दोस्तों, G20 को समझने से पहले हमें G7 को समझना होगा, क्योंकि G7 का गठन G20 से पहले हुआ। विश्व की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण 1973 का तेल संकट था। यह संकट तब शुरू हुआ जब अरब देशों ने तेल प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने उन देशों को तेल बेचना बंद कर दिया जो इजराइल का समर्थन कर रहे थे। ज़्यादातर पश्चिमी देश अमेरिका और यूरोप को पसंद करते हैं। ये पश्चिमी देश मध्य पूर्व से आने वाले तेल पर बहुत अधिक निर्भर थे और इस वजह से इन देशों में भारी आर्थिक मंदी देखी गई। 11 अरब देशों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी तेल शिपमेंट बंद कर दिए। उनकी सरकारों ने निर्णय लिया कि यदि वे आर्थिक स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो उन्हें मिलकर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था को पट्टी पर लाने के लिए उन्हें साथ बैठकर आर्थिक नीतियां बनाने की जरूरत है। इसके चलते इन देशों के वित्त मंत्रियों के बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस में कुछ इमरजेंसी मीटिंग हुई। 1973 की शुरुआत में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक हुई। 2 साल बाद उनमें इटली और जापान भी शामिल हो गए और 1975 में पहली G6 बैठक हुई। यह पहली आधिकारिक बैठक थी। इसके बाद 1976 में कनाडा इस ग्रुप में शामिल हो गया और G6 समूह G7 बन गया। ये सातों देश अपने समय के सबसे विकसित देशों में से, लेकिन उनमें और भी कई समानताएं थीं। ये सभी देश उदार लोकतंत्र थे और मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते थे। ये सभी देश उदार लोकतंत्र थे और मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते थे। राजनीतिक रूप से कोल्ड वॉर के दौरान ये देश पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा थे। तो आप कह सकते हैं कि वे औपचारिक रूप से भी समान थे। वे तेल संकट और मंदी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, इसलिए उनका मुख्य उद्देश्य एक साथ बैठकर आर्थिक रणनीति बनाना था। 1998 में रूस को भी इस समूह में शामिल कर लिया गया। G7 G8 बन गया, लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया तो रूस को इस समूह से बाहर कर दिया गया। इसी कारण से यह समूह अभी भी G7 है। अब अगर G20 की बात करें तो इसकी शुरुआत भी आर्थिक संकट के कारण हुई थी। 1997 का एशियन वित्तीय संकट दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भारी फाइनेंस संकट था। लेकिन यह संकट इतना बड़ा था कि इसका असर हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चीन, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम पर पड़ा। इन देशों में करेंसी की वैल्यू
तेजी से गिरने लगी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और दंगे भी देखने को मिले। अगले वर्ष 1998 में रूस को भी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। यही कारण था कि इस समय रूस को G7 में शामिल किया गया था। लेकिन G7 के अन्य सदस्यों को भी एहसास हुआ कि दुनिया समय के साथ और अधिक परस्पर जुड़ती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इतना प्रबल था कि यदि एक देश समस्याएं होती थी तो इसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ता था, और इसलिए यदि हम दुनिया में आर्थिक स्थिरता लाना चाहते हैं और भारी मंदी को रोकना चाहते हैं तो हमें दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ बैठकर कार्य योजनाएं बनाना होगी। अतः 26 सितंबर 1999 को G7 के वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान G20 समूह की स्थापना की गई। इस समूह में इन विकसित देशों में विकासशील देश भी शामिल थे, लेकिन सवाल ये था कि G20 में किन देशों को रखा जाए और किसे नहीं। सबसे पहले कसौटी तो यही थी कि G7 के सदस्य जरूर बने रहेंगे। फिर उन्होंने देखा कि दुनिया की सबसे बड़े देश कौन से हैं, कौन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। इस आधार पर चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और रूस को शामिल किया गया। फिर उन्होंने सबसे बड़ी क्षेत्रीय शक्तियों की तलाश की, क्योंकि इसमें दुनिया के हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होना जरूरी था। इस कारण एशिया से इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया, दक्षिण अमेरिका से ब्राजील और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व से सऊदी अरब और तुर्की और यूरोप में G7 देशों के अलावा यूरोपीय यूनियन पर विचार किया गया। समग्र रूप से शेष रूप का प्रतिनिधित्व करने के लिए तो आज G20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि ये 20 देश दुनिया के टॉप 20 देशों में से हैं, न केवल राजनीतिक और आर्थिक रूप से बल्कि सैन्य और जनसंख्या के लिहाज से भी। दिलचस्प बात यह है क्योंकि G20 बनाने के पीछे असली मकसद वित्तीय संकट से निपटना था। G20 समूह की बैठकों में केवल इन देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर शामिल हुए। यह 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट तक कई वर्षों तक जारी रहा। संकेत हर जगह थे, लेकिन अब यह आधिकारिक है। हम मंदी में हैं, विश्वास की व्यापक हानि हुई है और अमेरिका की वित्तीय प्रणाली के प्रमुख क्षेत्रों के बंद होने का खतरा है। तब इन देशों को एहसास हुआ कि उन्हें और अधिक गंभीर बैठकें करनी चाहिए, न केवल वित्त मंत्रियों बल्कि राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को भी मिलने की जरूरत थी। यदि भविष्य में वित्तीय संकटों को रोकना है तो सभी देशों के बीच सहयोग अगले स्तर पर होना चाहिए। इसीलिए G20 नेताओं का पहला आधिकारिक सम्मेलन 2008 में आयोजित किया गया था। यह पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका में आयोजित किया गया था।